नमस्कार। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 250 सालों के एक बेहद दिलचस्प सफर पर ले जाने वाली हूं, जो हमें बताएगा कि अमेरिका का मौजूदा स्वरूप आखिर बना कैसे। आजकल जो हम इमिग्रेंट्स या प्रवासियों के खिलाफ बयानबाजी सुनते हैं ना, सच मानिए वो कोई नई बात नहीं है। ये तो बस इतिहास का एक ऐसा चक्र है जो बार बार घूमता रहता है। तो आज की हमारी इस चर्चा का रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले शुरुआती दौर और अकाल, फिर चीनी प्रवासियों पर रोक, यूरोपीय कोटा, आधुनिक विविधता, भारतीयों का बढ़ता दबदबा और आखिर में आज की मौजूदा नीतियां। चलिए सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती दौर और अकाल की। सोचिए 1790 का नेचुरलाइजेशन एक्ट नागरिकता को लेकर कितना सख्त था। सिर्फ अच्छे चरित्र वाले स्वतंत्र श्वेत व्यक्ति यानी केवल वाइट लोग ही नागरिक बन सकते थे। शुरुआत में तो अमेरिकी पहचान का दायरा बहुत ही ज्यादा सीमित रखा गया था। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20 लाख। बहुत बड़ा आंकड़ा है ना। ये उन आयरिश लोगों की गिनती है जो 1840 के दशक में उस भयंकर आलू अकाल या कहें पोटैटो फैमिन से जान बचाकर अमेरिका पहुंचे थे। इस एक बड़ी लहर ने वहां की पूरी आबादी का नक्शा ही पलटकर रख दिया था। और इसका असर तो देखिए, 1840 से लेकर 1860 के बीच आयरिश लोग 39 राज्यों में सबसे बड़ा इमिग्रेंट ग्रुप बन गए। उन्होंने कामगारों की उस भारी कमी को पूरा किया जो उस वक्त देश झेल रहा था। और उसी दौरान कैलिफोर्निया गोल्ड रश के लालच ने चीनी प्रवासियों को भी अपनी ओर खींच लिया, जिन्होंने अमेरिका के शुरुआती इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूत नींव रखी। आगे बढ़ते हैं चीनी प्रवासियों पर लगे प्रतिबंधों की ओर। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि समय के साथ लोगों की सोच कैसे बदल जाती है। 1860 के दशक में जहां रेलवे बनाने के लिए मजदूरों की सख्त जरूरत थी, वहीं 1880 आते आते माहौल एकदम बदल गया। कम मजदूरी और रेलवे की नौकरियों के मसले पर उसी चीनी समुदाय को हर परेशानी का जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। और फिर आया 1882 का चाइनीज एक्सक्लूजन एक्ट। ये कोई छोटा मोटा कानून नहीं था, बल्कि अमेरिका में एंट्री रोकने वाला पहला सबसे बड़ा कानून था। इसने खास तौर पर चीनी मजदूरों पर बैन लगाकर किसी एक समुदाय को बाहर करने की एक नई और संस्थागत शुरुआत कर दी। पर इतिहास की विडंबना देखिए, एक तरफ एक समुदाय के लिए दरवाजे बंद किए जा रहे थे और दूसरी तरफ अगले 16 सालों में पश्चिमी हिस्से में इमिग्रेंट्स की आबादी 2 गुनी तेजी से बढ़ रही थी। मतलब एक रास्ता बंद हुआ तो कई और खुल गए। जर्मन और नॉर्वेजियन जैसे कई यूरोपीय समुदाय पूरे देश में तेजी से फैलते चले गए। अब आते हैं यूरोपीय कोटा और उस दौर के नए नियमों पर। 1,80,00,000 ये नंबर एक और बहुत बड़े जनसांख्यिकीय भूचाल की गवाही देता है। 1890 से लेकर 1920 के बीच इतने सारे इमिग्रेंट्स, जिनमें ज्यादातर दक्षिणी और पूर्वी यूरोप से थे, सिर्फ काम की तलाश में तेजी से बढ़ते औद्योगिक शहरों में आ पहुंचे। अगर हम 1917 और 1924 की नीतियों को आमने सामने रखकर देखें तो एक बहुत ही सख्त रवैया नजर आता है। 1917 के बैन ने एशियाई लोगों की एंट्री लगभग पूरी तरह रोक दी थी। वहीं 1924 के इमिग्रेशन एक्ट ने राष्ट्रीयता के आधार पर कोटा तय कर दिया। सीधे शब्दों में कहें तो इन कानूनों का एक ही मकसद था, अलग अलग देशों से आने वाली भीड़ को किसी भी तरह से कंट्रोल करना। ये पाबंदियां कितनी सख्त थीं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1924 का कोटा सिर्फ 2% पर फिक्स कर दिया गया था, और वो भी 1890 की बहुत पुरानी जनगणना के आधार पर। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि जानबूझकर उठाया गया कदम था ताकि अमेरिका में सांस्कृतिक विविधता ज्यादा ना बढ़ सके। अब रुख करते हैं आधुनिक इमिग्रेशन और डाइवर्सिटी का। तो असल गेम चेंजर साबित हुआ 1965 का इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट। इस कानून ने पुराने कोटा सिस्टम को पूरी तरह से उखाड़ फेंका। इसने परिवारों को मिलाने और स्किल्ड वर्कर्स को तरजीह दी। नतीजा, एशिया और लैटिन अमेरिका से आने वालों की तादाद में भारी उछाल आ गया। इसी दौरान 1959 के बाद क्यूबा से आए शरणार्थियों को भी अपनाया गया, जिसने आज के मॉडर्न और डाइवर्स इमिग्रेशन की असली नींव रखी। और फिर 1990 के इमिग्रेशन एक्ट ने इस नींव को और भी पक्का कर दिया। वीजा की कैटेगरी बढ़ाई गई, डाइवर्सिटी वीजा प्रोग्राम शुरू हुआ और सबसे अहम बात, H1B वीजा की एंट्री हुई। ये वही H1 वीजा है जिसका एशियाई और खासकर भारतीय इमिग्रेंट्स के आने वाले कल पर बहुत ही गहरा और ऐतिहासिक असर पड़ने वाला था। तो चलिए
अब यहाँ एक बड़ा और दिलचस्प सवाल उठता है, 21वीं सदी आते आते ये पूरा इमिग्रेशन लैंडस्केप आखिर कैसे बदल गया? इसे समझने के लिए हमें 9/11 के बाद के दौर और कुछ खास समुदायों में आए उस जबरदस्त उछाल को करीब से देखना होगा। बात करते हैं भारतीयों के तेजी से बढ़ते प्रभाव की। 2001 के उन खौफनाक आतंकी हमलों के बाद 2002 में होमलैंड सिक्योरिटी एक्ट लागू कर दिया गया। इस कानून ने देश भर में बॉर्डर्स और आइडेंटिटी चेकिंग को इतना कड़ा कर दिया कि इमिग्रेंट्स के लिए माहौल पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण और दबाव भरा हो गया। लेकिन आज अगर हम भारतीयों के प्रभाव का पैमाना देखें तो वो सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ भारतीय समुदाय 46 राज्यों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला इमिग्रेंट ग्रुप बन गया है, और दूसरी तरफ नेशनल लेवल पे अगर देखें तो ये पूरे अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा इमिग्रेंट समुदाय बन चुका है। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। और अंत में चलिए नजर डालते हैं आज की नीतियों और भविष्य पर। अगर हम पिछले कुछ सालों का टाइमलाइन देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। 2001 में सुरक्षा के मोर्चे पर बड़े बदलाव हुए। फिर 2007 की भयंकर आर्थिक मंदी ने अपने आप ही लोगों के आने की रफ्तार को धीमा कर दिया, और अब 2025 में हम देख रहे हैं कि नई नीतियां और राजनीतिक पाबंदियां एक बार फिर से इस पूरी चर्चा के केंद्र में आ गई हैं। 2025 के इस माहौल में जो बड़े प्रपोजल सामने हैं, उनमें बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन, दक्षिणी सीमा पर नेशनल इमरजेंसी, जन्म से मिलने वाली नागरिकता को सीमित करने की कोशिशें और हाँ, H1B वीजा पर पाबंदी लगाने जैसे प्रयास शामिल हैं। आज की तारीख में ये नीतियां सबसे बड़ी राजनीतिक बहस का हिस्सा बनी हुई हैं। आयरिश लोगों के अकाल से लेकर आज के भारतीयों के दबदबे तक हर इमिग्रेंट कम्युनिटी ने अपने हिस्से का कड़ा संघर्ष किया है। लेकिन सच यही है कि उन्होंने अमेरिका की इकोनॉमी, राजनीति, संस्कृति और उसकी पहचान को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। ये 250 सालों का सफर हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या किसी भी देश की महानता उन दीवारों से तय होती है जो वो खड़ी करता है, या उन दरवाजों से जिन्हें वो दुनिया के लिए खोल देता है? इस इतिहास के चक्र का अगला पन्ना क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। धन्यवाद।